तो इस वीक की आपकी लास्ट क्लास है। हैप्पी वीकेंड नहीं बोल सकते क्योंकि आप क्योंकि आपको अभी टेस्ट है, नेक्स्ट वीक पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो संडे को अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। हाँ, ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। ओके, सिलेबस बेटा आपको बताया जा चुका है, आप अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप पे देखें तो आपको लगेगा, ठीक है। और क्लियर, ओके। तो हेलो, हाँ, क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और मैं दूंगा अभी आपको। ओके, एक मिनट मैं इसको, हाँ, बुक के भी क्वेश्चन दूंगा अभी। पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर बुक बाद में कराएंगे, ठीक है। ओके, चलिए। तो मैंने आपको मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रेडिक्ट टेबल की बात की थी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आप कोशिश करें मेरी बात को सुने। आप अगर ऐसे चैटिंग करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन कभी नहीं बनेगा, राइट, ठीक है। तो आप मेरी बात को सुने, मैं पूरा मौका दूंगा आपको अपनी बात रखने का। जब मैं बोलूं तब आप चैट करें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो आपकी चैट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूं। तो ये आपके लिए बिल्कुल यूज़लेस होता है कि आप सोचें कि मैं उस पर टेंशन कोई पे करूंगा। तो जब तक मैं आपको पढ़ाऊँ तब तक आप इधर ध्यान रखेंगे, फिर जब मैं आपसे बात करूं तो उस पर आप चैट करें तो मैं आपकी बात का आंसर भी दे पाऊंगा। तो ये डिस्टरबेंस, एक मिनट में इसको म्यूट करता हूँ। साउंड में डिस्टरबेंस आ रहा है, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। हेलो, आवाज़ आ रहा है? अब क्लियर है? आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अभी जो है
मैंने आपको मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो बताया था उसको मैंने बताया था 4 क्लास में डिवाइड किया था एस ब्लॉक, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको मैंने एक क्लासिफिकेशन बताया था, एक एस ब्लॉक एलिमेंट ब्लॉक वाइज, दूसरा मैंने बताया था पी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड वन मैंने बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, और लास्ट वन मैंने बताया था एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इनका मैंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बता दिया था। इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा तो अल्किली मेटल कहलाएगा, और 2 होगा तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाएगा। दो ही इसमें ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड फर्स्ट ग्रुप को। इसमें आपके कितने ग्रुप आएंगे, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो NS2 तो रहेगा, NP1 to 6, राइट, क्लियर। इसमें जो ग्रुप आएंगे 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप, ये 6 ग्रुप होंगे, राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको मिलके ही बनेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में नहीं जाएगा, डी में जाएगा, और डी सबशेल जो होगा वो थर्ड सेकंड फ्रॉम लास्ट, दैट इज सेकंड लास्ट सेल, जिसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, 1 to 10। लेकिन यहाँ पे जब फुलफिल्ड हाफ लग जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये राइट, तो ये जो है 1 होगा। जब यहाँ पे डी में बताया था एस एंड पी में तो फुलफिल्ड हाफ रूल नहीं लगता, लेकिन डी में लगता है, और ये आ जाएगा। इसमें जो अगर हम पीरियड वाइज बोले तो वैसे तो कितने ग्रुप आएंगे, राइट, इसमें कितने ग्रुप आएंगे, 10 ग्रुप आएंगे। डी में आपके कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 10 ग्रुप्स वुड बी देयर, और 10 ग्रुप कौन से होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12th ग्रुप, ये आपके 10 ग्रुप आएंगे, ये 10 ग्रुप्स होंगे। यहाँ पे ये 6 ग्रुप होंगे, ये टोटल मिला के ये 6 ग्रुप होंगे, 6 ग्रुप्स, राइट। इसमें इन मिला के 2 ग्रुप आएंगे, राइट, इसी को 2 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ये कुछ ऐसे होगा, दैट इज ठीक है, ये इसमें मैंने आपको बताया था NS2 में भी नहीं जाएगा, N-1D में भी नहीं जाएगा, F में जाएगा, लेकिन F जो होगा थर्ड फ्रॉम लास्ट होगा, ठीक है, D, और फिर ये N-2F, इसमें जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 to 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 14 एलिमेंट जाएंगे, और इसमें भी फुलफिल्ड हाफ रूल लगता है, मैंने बताया था 1 होगा या 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 0 कब आएगा, जब वहां पे फुलफिल्ड हाफ रूल लगेगा, अदरवाइज 1 होगा डी पे, ठीक है। और ये इसमें कितने, राइट, एंटी पेनल्टीमेट शेल थर्ड फ्रॉम लास्ट, ठीक है, इसमें जाएगा, उसका मतलब ये होता है। और इसमें आप पे 2 सीरीज होती हैं जिसमें हम बोलते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। इसमें कौन से सीरीज होंगे, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, ये आप पे मिलके टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 14 एंड 14 28, राइट, ठीक है। तो जब यहाँ पे डी बताया था, डी में आपका फुलफिल्ड हाफ लगता है और एफ में भी फुलफिल्ड हाफ लगता है, एस और पी में नहीं लगता।
तो ये तो एक ये क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे एक और होता है जो हम बोलते हैं, बोर्ड्स ने क्लासिफिकेशन किया था, बोर्ड्स क्लासिफिकेशन, वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं बोर्ड्स क्लासिफिकेशन। बोर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। तो इसमें क्या था, बोर्ड्स ने इसको भी 4 क्लास में डिवाइड किया। बोर्ड्स क्लासिफाइड मॉडर्न प्रेडिक्टेबल इनटू 4 क्लास। वो 4 क्लास कौन से थे? ठीक है, पहला जो था उन्होंने लिया नोबल गैस, नोबल गैसेस का एक क्लास ले लिया। नोबल गैसेस कौन से होंगे? 18 ग्रुप एलिमेंट, 18 ग्रुप एलिमेंट्स, उनका एक क्लास दे दिया क्योंकि वो इनर्ट थे, रिएक्ट नहीं करते थे। दूसरा क्लास उन्होंने लिया नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, राइट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होगा? नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस को हमने पहले वहां पे ले लिया है, इसलिए यहाँ पे नोबल गैस को अवॉइड करेंगे, नोबल गैसेस। तो नोबल गैस को हमने अलग ही ग्रुप दे दिया, इसलिए उसको पी ब्लॉक से नोबल गैस को हटा देंगे। तीसरा जो आता है इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है, इसमें ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी जो ये 3 एलिमेंट हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो होंगे लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। और लास्ट में आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट ठीक है, एलिमेंट्स, ये आपका ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब ये जिंक कैडमियम मरकरी को डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं कि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है ऑफ सेकेंड लास्ट सेल, लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं होते। ठीक है, ट्रांजिशन क्यों नहीं होते उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो आई थिंक क्लियर होगा। इसमें जो बोहर का क्लासिफिकेशन है उसमें हमने क्या बोला कि जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स है उनको हम नोबल गैस बोल देते हैं। ठीक है, और जितने भी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। नोबल गैस इसमें हटा देंगे क्योंकि नोबल गैस को हमने ऑलरेडी यहाँ पे 18 ग्रुप में ले लिया। ट्रांजिशन एलिमेंट सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे। तो एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या केस है या सुनिएगा। तो होता क्या है कि पहले हम सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते थे, ये पहले की थ्योरी है। लेकिन बाद में इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया और ये कहा गया जो एलिमेंट जिनके एटॉमिक फॉर्म, ठीक है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप, मैंने कहा आप जो है चैटिंग में अगर करेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे।
ठीक है, चैटिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर अभी मैं बंद कर दूंगा। मैं बिल्कुल चैटिंग को नहीं देख रहा हूँ, आप बेकार अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैटिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। बस मैंने इसलिए ऑन किया है क्योंकि मैं आपके डाउट को समझ सकूं, उस पर मैं लेक्चर पे स्ट्रेस दे चुका हूं, इसलिए मैं चैटिंग को ऑन रखता हूं। उसका अनड्यू एडवांटेज बिल्कुल मत लें। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ समझाऊंगा, मेरे को सारी बातें समझ में आ रही हैं। आपके कहने से पहले मैं सारी चीजों को इंक्लूड कर लूंगा लेक्चर में। आप शांति से पेशेंसली मेरी बात को सुने। ठीक है, और चैटिंग बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो मैं इधर से बंद कर दूंगा। तो कहते हैं कि जितने भी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो भी होते हैं, उनके लिए बोला जाता है कि जो है कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक फॉर्म या स्टेबल कैटायनिक फॉर्म, ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई एटॉमिक फॉर्म, एटम का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या फिर कोई स्टेबल कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर इनकम्प्लीट डी सबशेल है। मतलब उसमें D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, लेकिन D10 नहीं होना चाहिए। अगर D10 आ जाएगा तो वो फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होगा, वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा। इसी डेफिनेशन के बेसिस पे जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम डी ब्लॉक एलिमेंट तो बोलते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। अब इसको समझेंगे कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है क्या डेफिनेशन। ठीक है, तो अर्लियर all D block elements, ठीक है, all D block elements were considered as, were called as transition element। लेकिन इसमें थोड़ा सा बाद में चेंज हुआ, कहा कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं सकते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो इसकी डेफिनेशन जो देखेंगे ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल, मोस्टली मेटल ही है, राइट, डी ब्लॉक सारे मेटल ही है, तो ट्रांजिशन मेटल। तो बाद में इसको लेटर ऑन इट हैज बीन चेंज्ड, जो डेफिनेशन जो हुई, ठीक है, नाउ इट हैज बीन चेंज्ड। वो क्या है, तो कहते हैं कोई भी एलिमेंट अगर आप लीजिए, चाहे वो मेटल एलिमेंट, मतलब मेटल ही है, एलिमेंट हुज एटॉमिक फॉर्म, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म आर स्टेबल, ठीक है, हुज एटॉमिक फॉर्म आर स्टेबल कैटायन फॉर्म, कैटायनिक फॉर्म। दो कंडीशन मैंने बताई है यहाँ पे, एटॉमिक फॉर्म एंड या फिर स्टेबल कैटायनिक फॉर्म, हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, हैज incomplete D subshell in its configuration। ठीक है, is called transition element, is called transition element। ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक सारे मेटल ही होते हैं या फिर एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसी के बेसिस पे हम बोलते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी। एक इस केस यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें 30, तो इसमें आर्गन 18 ये आएगा, दैट इज 3D10 4s2, या हम जिंक कैटायन बनाए, स्टेबल कैटायन बनाए, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, आर्गन 18 3D10 4s से ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा,
यहां से हट गया, ठीक है, क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, चाहे कैटायन फॉर्म की बात करें तब भी D10 है और यहाँ पे भी D10 है। इनकम्प्लीट डी सबशेल का मतलब ये है, इनकम्प्लीट डी सबशेल का मतलब ये है वहां पे, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जो n-1 D है वो 1 to 9 होगा लेकिन 10 नहीं होगा। तो 1 D1 D2 D3 D4 D5 जो भी है, लेकिन D10 आ जाएगा तो कंप्लीट डी सबशेल कहलाएगा। तो यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म एज वेल एज कैटायनिक फॉर्म दोनों में स्टेबल जिंक स्टेबल कैटायन एक ही स्टेट में बनाता है, ओनली +2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में दोनों फॉर्म D10 कॉन्फिगरेशन कैरी कर रहे हैं, इसलिए ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। कॉपर की बात करें, कॉपर में अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं चैट बंद कर देता हूँ, तुम लोग मानोगे नहीं, मैं अब चैट बंद ही कर देता हूँ, बस हो गया, समझाने पे आपको समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो ये अब इस केस में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 29, अब इसमें अगर हम देखें तो आर्गन 18, ठीक है, 3D9 करते हैं लेकिन 4s और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फुलफिल्ड रूल लगता है, फुलफिल्ड रूल, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कॉपर 1 भी होता है और कॉपर 2 भी होता है, दोनों कैटायन हैं, स्टेबल कैटायन है। मैंने कहा कोई भी स्टेबल, अब 1 अगर हम लिखेंगे तो ये आपका क्या आएगा, आर्गन 18 3D10, दूसरा लिखेंगे आर्गन 18 3D9। अब यहाँ पे देखिए एटॉमिक फॉर्म में तो D10 कॉन्फिगरेशन है, इस कैटायनिक फॉर्म में भी D10 कॉन्फिगरेशन है, लेकिन ये आपका एक कैटायन ये भी है जिसमें D9 कॉन्फिगरेशन है। तो स्टेबल कैटायन फॉर्म में कहीं ना कहीं आप देखिए इनकम्प्लीट डी सबशेल आ गया, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा। तो कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि इसमें कैटायनिक फॉर्म में जो है वो इनकम्प्लीट डी सबशेल है, बट जिंक इज नॉन ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि इसमें एटॉमिक फॉर्म और कैटायनिक फॉर्म दोनों आपकी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस केस में, इसमें कैटायनिक फॉर्म और एनानिक एटॉमिक फॉर्म दोनों में D10 आ गया है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये D10 कॉन्फिगरेशन है, तो मैंने यहाँ पे जो दिखा था तो इसके यही आपका कैडमियम के साथ आएगा, यही केस आपका कैडमियम के साथ आएगा। कैडमियम एटॉमिक फॉर्म और कैडमियम की एक ही स्टेट होती है 2+, उसमें भी वही D10 आएगा। यही केस मरकरी में आएगा, मरकरी का कॉन्फिगरेशन भी आप करोगे तो मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी अब जो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या डेफिनेशन लिखी थी कि earlier D block elements were called as transition elements, now it has been changed। जो डेफिनेशन मैंने लिखी याद देखिएगा, एलिमेंट whose atomic form are stable cationic form, एनी यहाँ पे वर्ड और लग जाते हैं, एनी स्टेबल, ठीक है, एनी स्टेबल कैटायनिक फॉर्म हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल। इनकम्प्लीट डी सबशेल का मतलब वहां पे कॉन्फिगरेशन D1 to D9 होगा, D10 नहीं होगा, ठीक है। इन इट्स कॉन्फिगरेशन देन इट इज ट्रांजिशन मेटल, उसी को हमने यहाँ पे बताया है। अगर आप देखिए तो कॉपर के केस में D9 आ गया तो ये ट्रांजिशन मेटल है, और जिंक के केस में D10 ही रहा एटम एज वेल एज कैटायन फॉर्म, इसलिए ये नॉन ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। एक केस आपको मरकरी के केस में भी दिखा देता हूँ। मरकरी का अगर केस देखें, मरकरी 80 होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो जेनॉन 54, जेनॉन 54, उसके बाद आपका क्या आएगा 6s2, 6s2 के बाद मैंने 4f आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट अब 4f में नहीं जाएगा, पहला एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा, फिर 4f, ये आपका इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा 6s के बाद 6s आएगा ना, आगे का ये 6s, फिर 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मैंने बताया था पहले इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा एक,
फिर 14 इसमें जाएंगे। अब बाकी फिर अगेन इलेक्ट्रॉन आपका इसी में 9 और जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम कर दें तो ये 10 हो गए टोटल। आप काउंट करिए तो ये 54, ये आपका क्या हुआ, दैट इज 68, और ये 70 और 10 80, ये आ गया। तो इसको अगर हम ये अब इसको अगर मर्क्यूरी के हम दो स्टेट देखते हैं, मर्क्यूरी 1 मर्क्यूरस कैटायन एंड मर्क्यूरी कैटायन ये बोलते हैं, ठीक है। तो मर्क्यूरस कैटायन को अगर हम देखें तो ये Hg1 का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे कैटायन का, तो ये क्या होगा, ज़ेनॉन 54, ज़ेनॉन 54 4f14 5d10 6s1, यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। फिर मर्क्यूरिक कैटायन देंगे तो 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ज़ेनॉन 54 4f14 5d10, और ये 6s पूरा हट जाएगा, राइट। तो अगर आप देखिए अब ये एटम है, एटम में भी D10 कॉन्फ़िगरेशन, और दोनों स्टेबल कैटायन है, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक सभी में D10 आ रहा है, इसलिए इट इज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, हेंस Hg इज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन नहीं होगा, मेटल या एलिमेंट व्हाटएवर, ठीक है। मर्क्यूरी को वैसे जो है हम जो है मोनोमर फॉर्म में नहीं लिखते, मर्क्यूरी को डाइमर फॉर्म में लिखा जाता है। उसका रीजन ये है, मर्क्यूरी को अगर हम ऐसे लिखेंगे, जबकि होता क्या है, मर्क्यूरी को डाइमर फॉर्म में लिखते हैं, इसके बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, उसको लिखते हैं इस तरह Hg2 2+, ठीक है, रिटन इन डाइमर फॉर्म। उसका रीजन ये है, कभी आपने देखा होगा मर्क्यूरी को मोनोमर फॉर्म एक एटम के साथ नहीं लिखते, होता क्या है कि ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, इट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे, तो दोनों कैटायन डायमैग्नेटिक हैं। अब डायमैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने चाहिए, तो इस पे तो 0 है, ये तो सही है ना, ये तो सही है। इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक कैटायन, आई थिंक आपको ये मालूम होगा, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक कैटायन, मर्क्यूरिक, इसे बोलते हैं मर्क्यूरस। लोअर स्टेट को अस लगाते हैं, हायर स्टेट को इक लगाते हैं, मर्क्यूरस। अब ये तो डायमैग्नेटिक है, ये बात हमें समझ दिख रही भी है कि ये डायमैग्नेटिक है, जहाँ देख सकते हैं इसका रीजन यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लेकिन इसमें देखें तो यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इट शुड बी पैरामेटिक, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम मर्क्यूरस किसी भी साल्ट को, मर्क्यूरस साल्ट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या होता है, अट्रैक्शन शो करता है, इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जो पैरामेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और डायमैग्नेटिक जो होते हैं वो रिपल बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होते हैं, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इसका जो एक्सपेरिमेंटल इसका रिजल्ट आता है तो ये अट्रैक्शन शो करता है। अब अट्रैक्शन शो करना चाहिए, लेकिन शो क्या करता है, रिपल्शन। रिपल्शन क्यों शो करता है, जो पैरामेट जो आपके डायमैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक जो होते हैं वो रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देखें तो इट शुड बी पैरामैग्नेटिक। अगर पैरामेटिक है तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन शो करेगा, लेकिन ये रिपल्शन शो करता है, ठीक है। अब जब रिपल्शन शो करता है तो कहते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इस चीज को कम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ये कहा जाता है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है ये वाला, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये यहाँ पे दिखाया गया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे के साथ बॉन्ड में चला गया, मेटालिक बॉन्ड बना लेता है। जब मेटालिक बॉन्ड बना लेगा तो ये पेयर अप हो जाएगा।
तो कहते हैं कि दिस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इलेक्ट्रॉन फॉर्म metallic bond with other Hg plus cation। दूसरे Hg plus cation के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इसका फिर हम क्या लिखेंगे, डाइमर फॉर्म लिखेंगे। दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन डाइमर फॉर्म, इसीलिए इसको हम डाइमर फॉर्म में लिखते हैं। ये वाला जो केस है, इट इज रिटन इन डाइमर फॉर्म। ठीक है, तो कभी कभी आप देखते हो मर्क्यूरस मर्क्यूरी को लिख देते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका पेयरिंग में, तो कहते हैं कब दिखाएगा, वो कहते हैं कि वो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयरिंग में चले जाते हैं, अब ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो इसके एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन इसको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए जब हम इसको क्या लिखते हैं, डायमर फॉर्म में लिखते हैं। बात समझ में आई? लेकिन यही बात अगर हम कॉपर के लिए बोले, कॉपर का 29 होता है, तो कॉपर आर्गन 18 3d10 4s1 क्यूप्रस बनाते हैं, तो क्यूप्रस जो बनाते हैं वो आर्गन 18 3d10, इसके बेसिस पे डायमैग्नेटिक होना चाहिए, और ये डायमैग्नेटिक होता है। अगर एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये रिपल्शन शो करता है, तो इसको डायमर में नहीं लिखते। लेकिन मर्क्यूरी को अगर हम देखें, मर्क्यूरस को देखें तो आर्गन सॉरी ज़ेनॉन 54, ठीक है, 6s 2 5d 1 4f 14, ये 10 आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से, यही हायर एनर्जी लेवल से निकलेगा। मैंने बताया था 6s हायर एनर्जी लेवल पे होगा, जिसपे न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी पैरामैग्नेटिक, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसको प्रॉपर्टी, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया, mercurous cation is diamagnetic। cation is diamagnetic, ठीक है। अब डायमैग्नेटिक है, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट कि मरकरी एक कैटायन, दूसरा मरकरी कैटायन, ये मिलके क्या हो जाएंगे, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मेटालिक बॉन्ड के थ्रू पेयर अप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मेटालिक बॉन्ड आ जाएगा इसके थ्रू, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, एक इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस वाला और दूसरा ये, तो इसीलिए कहते हैं हेंस इट इज रिटन इन डाइमर फॉर्म, हेंस Hg 2 is written in dimer form। इसीलिए आपने देखा होगा Hg, इसको जब भी हम लिखते हैं तो Hg 2 ऐसे लिखते हैं, बट इसको हम मोनोमर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये मोनोमर फॉर्म में लिखे जाएगा और इसको डाइमर फॉर्म में लिखते हैं। आई थिंक आज बात समझ में आ गई होगी कि जैसे क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये इज रिटन इन मोनोमर फॉर्म, क्योंकि उसका आपका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन उसको सपोर्ट करता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। लेकिन Hg 2 इज रिटन इन डाइमर फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन मोनोमर जो होगा उसकी प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता। मोनोमर जब सपोर्ट नहीं करता, डाइमर में वो बोलते हैं कि कैटायन आपस में एक एक मिलके अपने को पेयर अप कर लेते हैं और वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं। इसीलिए क्यूप्रस क्लोराइड जो लिखा जाएगा, क्यूप्रस क्लोराइड इज रिटन एज CuCl,
mercurous chloride is written as HgCl लिखना चाहिए, लेकिन Hg2Cl2 लिखा जाता है, डाइमर में लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्यूप्रस आयोडाइड, वॉट एवर जो भी, क्यूप्रस साइनाइड, साइनाइड, तो क्यूप्रस साइनाइड Cu और साइनाइड पे 1 चार्ज CuCN, ये होता है ना, ये कैटायन ये एनायन, जैसे क्लोराइड पे ये कैटायन ये एनायन। लेकिन अगर हम मर्क्यूरस की बात करें, साइनाइड HgCN, तो ये थोड़ा गलत माना जाएगा। मतलब आप वैसे तो सब अभी तो सही मान लेते हैं, लेकिन सही इसका फॉर्मेशन क्या होगा, होल ट्वाइस ऐसे लगे। तो ये डाइमर फॉर्म, ये मोनोमर फॉर्म। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्यों इसको मोनोमर फॉर्म में लिखते हैं और क्यों इसको डाइमर फॉर्म में लिखते हैं। और जहाँ पे कॉपर को कुछ ऑथर, इंडियन ऑथर जो होते हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग क्यूप्रस क्लोराइड को भी डाइमर फॉर्म में लिख देते हैं, वो गलत लिखते हैं। ठीक है, वो केवल कॉपी होता है, जिसका पीछे का लॉजिक नहीं समझ में है। तो इसको डाइमर फॉर्म में अगर कहीं ऐसा लिखा है Cu2Cl2 तो गलत लिखा हुआ है, समझिए, ये सही नहीं है। इंडियन ऑथर में कहीं बुक की कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी करते हैं, लॉजिक को नहीं समझते ऐसा क्यों है। तो अगर कहीं पे ये लिखा मिले तो फॉरेन ऑथर की बुक में नहीं मिलेगा आपको, इंडियन ऑथर की बुक में जनरली ये मिस्टेक मिलेगी। तो वो आप समझ जाइए, उसके पीछे मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, ये डाइमर फॉर्म। ठीक है, क्लियर? तो आई थिंक मैंने ये बात बताई, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो बात मैंने यहाँ पे बताई, ये ट्रांजिशन मेटल की, ठीक है। तो अब मैंने जो आप आगे लिखा था जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये आप पे, ठीक है, ये आगे का केस है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे, ठीक है, तो ये आएंगे, हेंस जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, cadmium and mercury are not transition metal. आई थिंक अब बात समझ में आ गई कि उनको हम ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं बोल रहे। ठीक है, तो ये मैंने जहाँ पे लिखा था कि 18 ग्रुप एलिमेंट्स सारे दिए होंगे, ये आप पे जो है नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको ट्रांजिशन, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई नहीं करते, और सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर, बात समझ में आई? राइट, तो अब तो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया, 2 टाइप के हैं, जहाँ पे एक तो हमने ब्लॉक वाइज बताया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा हमने आपको बताया बोर्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका नोबल गैस पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप नॉर्मल या ट्रांजिशन, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जो सारे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन नोबल गैस को हमने अलग ग्रुप दे दिया तो उसको हटा देंगे। फिर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन ये पहले की डेफिनेशन है। अब सारे वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे जिनके एटॉमिक फॉर्म या स्टेबल कैटायनिक फॉर्म में इनकम्प्लीट डी सबशेल होगा कॉन्फ़िगरेशन। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वे हैं जिनके जो सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहीं पे एफ ब्लॉक एलिमेंट में यूरेनियम जो आता है, यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स को हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनियम या यूरेनिक एलिमेंट। तो इन एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, metal those comes, metal those come after uranium in period are called, ठीक है, they come after uranium are called transuranic element, transuranic या uranium
एलिमेंट। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या होंगे, ऑल आर रेडियो एक्टिव, मोस्टली आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, एंड these elements are radioactive element। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वहां पे लैंथनम के बाद आपका आएगा दैट इज एक्टिनियम में थोरियम, प्रोटैक्नियम, एफएम, कैलिफोर्नियम, सीएफ और लॉरेंसियम लास्ट में होता है। तो ये यूरेनियम के बाद ये एटॉमिक नंबर कितना है 90, ये 91, ये 92। इसके बाद के एलिमेंट्स ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहलाते हैं, यूरेनियम भी बोल सकते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें अगर हम ब्लॉक वाइज बात करें तो ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स की इसमें हमने आपको बताया था पहला जो ब्लॉक आता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट का आता है। एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें कहाँ इंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ करेगा, इंटर इन इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर करेगा इन एस सबशेल ऑफ वैलेंस शेल। एस सबशेल कहाँ का होगा, लास्ट इंटर इन एस सबशेल ऑफ वैलेंस शेल। ठीक है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने इसको बताया था, जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा इसका वो NS1 या 2 ये आएगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, जितने भी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो मोस्टली आप पे जो एस ब्लॉक एलिमेंट आएंगे वो आपके जो होंगे वो मेटल हैं। अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। क्लियर, बात समझ में आई। हाइड्रोजन को हमने बताया था ये एनोमली है, अल्कली मेटल के साथ भी रखते हैं और हेलोजन के साथ भी रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, इट इज नॉन मेटल। ठीक है, ये मेटल नहीं है। तो अगर हम बोलें तो इसमें सारे एलिमेंट्स आप पे क्या है, एक्टिव मेटल्स हैं, ऑल आर एक्टिव मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। तो हेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटी शो करता है अल्कली मेटल के साथ, लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टीज की जो होती हैं वो हेलोजन के साथ है सिमिलर। तो हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है लाइक हेलोजन। दूसरा आपका ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, फॉर्म मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड या आयनिक साल्ट। तीसरा अगर हम इसकी बात करें, ये जो होते हैं ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। इनका क्योंकि साइज बड़ा होता है ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड, साइज बड़ा होगा तो इनके बीच का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होता है, तो ये सॉफ्ट मेटल होते हैं ड्यू टू देयर वीक मेटेलिक बॉन्ड and can be cut by knife, and can be cut by knife, नाइफ से इसको आप कट कर सकते हैं। सोडियम कैन बी कट बाय नाइफ, पोटेशियम कैन बी कट बाय नाइफ ड्यू टू देयर वीक मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। वीक मेटेलिक बॉन्ड क्यों है, क्योंकि वहां पे साइज बड़ा होने से इनके बॉन्ड वीक आते हैं। तीसरा केस इसमें अगर हम बोलें, इनमें आपका क्या होता है, ये हाईली एक्टिव मेटल होते हैं, इनको डायरेक्ट आप एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं कर सकते क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है,
तो आपका क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये दे आर केप्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे आर केप्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे आर केप्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनको रखेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इनको रखेंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में तो ये एयर से ये करके ऑक्साइड बना लेंगे। एयर में और क्या होता है, CO2 होता है, उससे कार्बोनेट बना लेंगे, तो ये टार्निश्ड हो जाएंगे, इनकी सरफेस जो होगी वो टार्निश्ड हो जाएगी। तो इसलिए इसको सेव करने के लिए क्या, इसलिए आप सोडियम मेटल को देखा होगा और केरोसिन ऑयल में रखते हैं, डुबो के रखते हैं। एक ही मेटल को हम डुबो के नहीं रख सकते, वो लिथियम मेटल होता है। लिथियम मेटल हल्का मेटल है, और जिसको अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखते हैं तो डूबता नहीं है बल्कि फ्लोट करता है। तो इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण इसको पैराफिन रैपर आते हैं, पैराफिन रैपर आते हैं, उसमें जो है रखते हैं। ठीक है, पैराफिन रैपर में रैप करके रखते हैं। तो दे आर केप्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम मेटल जो है बीइंग लाइटेस्ट मेटल, being lightest metal, it is kept in paraffin wrapper। तो ये आपका जो होगा being lightest metal, it is kept in paraffin wrapper, रैपर में रैप करके रखते हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। और आपके इन अगर हम मेटल्स को फ्लेम में बर्न करें तो ये करेक्टरिस्टिक कलर इंपार्ट करते हैं। 2s ब्लॉक मेटल कलर इंपार्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब हम कलर देते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है। थोड़ा सा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम में। और वो आपका क्या होता है, जब रिटर्न होता है तो एक एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं, उनको करता है। तो उनके कारण वो विजिबल रीजन में अगर उसका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ लाई करता है तो उसके स्पेसिफिक कलर आते हैं विग बेयर फॉर्म में। तो इसी के बेसिस बोलते हैं दीज मेटल impart characteristic color, they impart characteristic color to flame except, ठीक है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम इसलिए नहीं करते, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है ड्यू टू देयर हाई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। थोड़ा सा पढ़ता होगा। तो अब इसमें एक्साइटेशन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। जो फ्लेम का टेम्परेचर है वो इनमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर पाता। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं करेगा तो ट्रांजिशन नहीं होगा, इसलिए उनके कलर नहीं होते। तो ये कोई कलर इंपार्ट नहीं करते। बाकी कितने हैं अगर हम देखें मेटल के केस में, मेटल एस ब्लॉक में आपको बताया गया होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये आपको नेम भी मैंने लिया, लीना की रब से फरियाद। फ्रांसियम हमने नहीं लिया है, ठीक है, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है इसलिए मैंने नहीं लिया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसको, ये लीना मतलब ये की रब से फरियाद हमने छोड़ दिया है। तो ये आपका तरीका हुआ याद करने का। ठीक है, और इसके करेक्टरिस्टिक कलर जो आते हैं, कलर टू फ्लेम, कलर टू फ्लेम, लिथियम का होता है कार्माइन रेड, कार्माइन रेड। ऐसे ही आपका सोडियम का होता है गोल्डन येलो कलर आता है। फिर पोटेशियम का लाइलैक, लाइलैक जो होता है लाइट कलर होता है वॉयलेट का, पेल वॉयलेट कलर को बोलते हैं लाइलैक। ठीक है, फिर ये आपका रुबिडियम जो होगा वो ब्लू आएगा और ये पेल ब्लू आएगा।
और ये कलर आपका विगब्योर के ही कलर होंगे। विगब्योर आपको मालूम है इसमें, ठीक है। ये 7 कलर्स होते हैं। इधर आपका ये आपका ये यूवी रीजन आ जाएगा, उधर इंफ्रारेड रीजन आएगा, इसी के कलर आएंगे, ठीक है। फिर इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, शायद आपको ये सब मैंने आपको किए थे, वो आप देख सकते हैं। बाप राजी मैंने यहाँ पे आपका जो है वो रेडियम नहीं लिया है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे जितने भी 6 पीरियड एलिमेंट है, मोस्टली दे आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो उसको हमने वहां पे नहीं लिखा है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, तो ये तो इसका तो कोई कलर नहीं आएगा, ये स्कूटर, ये बाप तक मैंने लिखा है। तो यहाँ पे कलर जो आएगा टू फ्लेम, बेरिलियम का नो कलर, इसका कोई कलर नहीं आएगा। मैग्नीशियम का नो कलर, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। कैल्शियम का क्या होता है, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड। और इस स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। और ये एप्पल ग्रीन, ये कलर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके टोटल 10 हैं, 10 में आपके 2 नहीं देते, 8 आपके ये जो है, 5 आपके अल्कली मेटल में है, 5 आपके अल्कली मेटल में है। ये देख लीजिए, 1 1 2 3 4 5 अल्कली मेटल सारे कलर इंपार्ट करेंगे, कार्माइन रेड, गोल्डन येलो, लाइलैक, ब्लू एंड पेल ब्लू। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल सारे इंपार्ट कलर नहीं करेंगे, ये इसमें 2 नहीं करते। इसकी अगर बात करें, ये कलर इंपार्ट नहीं करते, ये कलर करेंगे ब्रिक रेड एंड क्रिम्सन रेड एंड एप्पल ग्रीन, ये 3 कलर होते हैं, ठीक है। एक एक इनमें प्रॉपर्टी और भी होती है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि ये इजिली कैटायन बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें आएगा, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर इसकी बात करें, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये मेटल जो होता है इजिली कैटायन बनाएगा, ठीक है। जो फिनोमेना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना, फिनोमेना ऑक्सीडेशन होगा, और खुद वो मेटल क्या होगा, रिडक्टेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं? reduces other substance, other substance and get oxidize itself, right? Reduces other substance and get oxidize itself. ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो नॉन मेटल होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनमें एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी, वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस एंड get reduce itself, gets reduce itself.
तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं। हाँ, एक और इसमें प्रॉपर्टी आती है, दे एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज कांस्टेंट ऑक्सीजन स्टेट आइदर +1 या +2। दे एग्जिबिट कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आइदर +1, किसके लिए, फॉर अल्कली मेटल, किसके लिए होगा ये, फॉर अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, और +2 वो किसके लिए होगा, फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके लिए होगा। तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट फिक्स होती है या तो +1 या फिर +2, इसके अलावा कोई जो है दूसरी स्टेट ये शो नहीं करते। ठीक है, तो ये हमने बात की ऑल अबाउट जो दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, एस सब चलाओ वैलेंशियल, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन ये होगा, ये एक्टिव मेटल होंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक सॉल्ट बनाएंगे, सॉफ्ट मेटल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वीक मेटेलिक बॉन्ड होगा ड्यू टू लार्ज साइज, और ये कैन बी कट बाय नाइफ। फिर वहीं पे मैंने आपको ये बताया कि दे आर केप्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखेंगे एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम बीइंग लाइटेस्ट मेटल कैन नॉट बी केप्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, देयरफॉर इट इज केप्ट इन पैराफिन रैपर। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करेंगे टू फ्लेम एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी इनमें ट्रांजिशन नहीं होता। ये मैंने आपको बताया था अभी। और फिर नेक्स्ट जो आपकी बात आई यहाँ पे कि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि इनमें कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, और रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट की मैंने डेफिनेशन दी, और ये कांस्टेंट ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोले या ऑक्सीडेशन नंबर, +1 अल्कली मेटल के लिए और +2 अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। ठीक है, तो आज के लिए अब मैं जो है आपसे डीपीपी ले रहा हूँ, उनकी बात करेंगे। ठीक है, क्लियर। चैट में डिसेबल कर रहा हूँ ताकि आप अपना क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है, और इसमें जो मेरे पास यहाँ पे डिग्री 4 तक हो गया था, आई थिंक 4 डिस्कस हो गई थी पूरी। हाँ, तो 5th आज डिस्कस करनी है। ठीक है, 3rd डिस्कस हुई थी, 3rd, अच्छा 4th मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। 3rd कंप्लीट, 3rd डीपीपी कंप्लीट हो गई थी। ओके, 4th करनी है डिस्कस, 4th से करना है ना। ओके, चलिए, तो 4th डीपीपी मेरे पास जो क्वेश्चन नोट है वो मैं बताता हूँ। सेकंड, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम एंड एमएन XYZ। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम में मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका D3 कॉन्फ्यूजन आएगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस पे D5S2 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, कॉन्फ्यूजन लिखेंगे तो। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखें, इसको क्या बताया गया है, X, इसको बताया गया है Y, और इसको बताया गया है Z। तो सबसे ज्यादा Y हुआ, फिर Z हुआ, और फिर सबसे कम X हुआ। आंसर जो आएगा वो ये आएगा। नेक्स्ट 3 मेरे पास नोट है। ठीक है,
थर्ड यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट mn, ये आप इसको अगर हम करते हैं तो इसमें अनपढ़ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4 आए, अनपढ़ इलेक्ट्रॉन 4 आ गए। फॉर्मूला निकाल दीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट का होता है अंडर रूट, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट n+2, n नंबर ऑफ अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 24 रख देंगे और ये सॉल्व करेंगे n+2 को, n की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 आ जाएगी, 4 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये हैज नंबर ऑफ अनपढ़ इलेक्ट्रॉन इन x, तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 26 है, 26 से क्या क्लियर हुआ? तो 26 m का Z26 है, तो दैट इज आयरन। अब इसमें कॉन्फिगरेशन देखें तो आर्गन 18 3d6 4s2। अब यहाँ पे 6, अगर हम d6 की बात करें तभी 4 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, n की वैल्यू 4 है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? m2+, ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, यही वहां पे बताना था, ये वही यही वहां पे बताना है। उसने क्या बोला? नंबर ऑफ अनपढ़ इलेक्ट्रॉन, ये तो पूछा है, नंबर ऑफ अनपढ़ इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ x इज 2, तो रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो नंबर ऑफ अनपढ़ इलेक्ट्रॉन एंड वैल्यू ऑफ अनपढ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए, और वैल्यू 2 हो गई, 4 and 2, ये आएगा आंसर। बात समझ में आई? x की वैल्यू 2, अनपढ़ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कोट मेरे पास है, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉमिक नंबर 89। 89 की अगर बात करें, ठीक है, तो 89 की अगर बात करें यहाँ पे x 89 आपका क्या हुआ? रेडॉन 86, फिर 7s2 6d1 और 4f, यही तक आएगा। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका ये कंप्लीट हो गया, f में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, ठीक है, यहीं तक है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया? यहाँ पे किया, डी ब्लॉक एलिमेंट एक्टिनियम है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो n की वैल्यू इसके लिए क्या हो गई? 6, l की वैल्यू 2, ठीक है, राइट। f को मत लिखें, कोई दिक्कत नहीं, वो तो इसी फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे m की वैल्यू कोई भी हो सकती है, -2, ठीक है, -1 0 +1 +2, इनमें से कोई भी वैल्यू पांचों ऑर्बिटल में कहीं भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, और s या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, ठीक है। जब वैल्यू देख लीजिए, यहीं पे लिखा है लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस वन, तो यहाँ पे l की वैल्यू 6 वाला एक ही ऑप्शन है, यही आएगा, इसको जरा चेक कर लीजिए, 6 2 आपका डी 0 आ रहा है, प्लस आ रहा है, बाकी तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। डी सबसेल के लिए l की वैल्यू 2 होती है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास 5th वन, फॉर डी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? h/2π LL+1, l की वैल्यू क्या होगी? d के लिए 2 रख दीजिए, h/2π, ठीक है। तो इस केस में कितनी वैल्यू आ गई? 2 3 6 √6 को क्या लिख सकते, वही आप आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 6(1), which of the following statement is not correct for electron that has quantum number n equal to 4 and m equal to 2? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन दैट हैज क्वांटम नंबर n equal to 4, n equal to 4 का मतलब, और m मतलब m
m इक्वल टू टू। m इक्वल टू टू का मतलब क्या है, वहां पे l टू भी हो सकता है और थ्री भी हो सकता है, डी सबशेल भी हो सकता है, डी सबशेल में टू आएगा और एफ सबशेल में भी आएगा। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन में है क्वांटम नंबर, ठीक है। इसके लिए आपका क्या है, एन की वैल्यू, एस की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है। पहला इलेक्ट्रॉन में है क्वांटम नंबर, सही है। उसने पूछा नॉट करेक्ट पूछा है, में हैव क्वांटम नंबर टू, सही है। एल की वैल्यू टू, डी सबशेल हो सकता है। में हैव थ्री, ये भी सही है। थ्री में आपका आपका क्या है, एफ सबशेल। थ्री में सेवन वैल्यूज निकालोगे, इसमें टू वैल्यू आएगी प्लस टू। इलेक्ट्रॉन में हैव क्वांटम नंबर एल की वैल्यू, ये वन एंड टू नहीं हो सकती, जीरो एंड वन। क्यों, जीरो एंड वन में टू आपका ऑर्बिटल नहीं आएगा। जीरो के लिए एल, एल जीरो के लिए एम जीरो आएगा, और एल वन के लिए जो आएगा एम वैल्यू माइनस वन होगी, प्लस वन होगी और जीरो होगी, टू नहीं कभी होगा। इसलिए आंसर डी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसमें सिक्स्थ मेरे पास नोट है, which of the following statement is not correct for an electron that has quantum number n equal to 4 and m equal to 2। ये तो हो गया। सिक्स सेवेंथ, for each orbital can hold maximum 3 electrons। तो अगर यहाँ पे देखें, फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड में कौन कौन से आएंगे, फोर्थ पीरियड ऑफ प्रेडिक्टेबल कौन सा होता है, 4s, फिर उसके बाद 3d आएगा, फिर 4p आएगा, ये तो होता है। बोलिए, एस में कितने होंगे, एस में ऑर्बिटल वन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो जा सकते हैं। इसमें ऑर्बिटल पांच है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो जा सकते हैं। इसमें ऑर्बिटल तीन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो सकते हैं। तो इनको ऐड कर दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, दो, 10 और 18 बनते हैं अभी। अब उसने बोला है, अगर हम इफ ऑर्बिटल इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसमें क्या होगा, 4s ऑर्बिटल तो वही रहेगा, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। 3d जहां पे, ठीक है, 5 3, हर ऑर्बिटल में हाइपोथेटिकल कंडीशन ले ली, तो p सबशेल में ऑर्बिटल 3 हुए, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन टोटल आप काउंट करेंगे, 3 15 एंड 9, कितना हुआ, कितना हुआ, 27 आ गया। तो इसको देखें, इसी बात को यहाँ पे दिखाया गया है। इफ ईच ऑर्बिटल इज हैविंग, यहाँ पे देखिए, इफ ईच ऑर्बिटल इज हैविंग मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल इज हैविंग, तो ये आप देखो 48 54, ये वाला आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट जो है मेरे पास डीबीएम 4 में एट्थ, alpha प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, 16 इलेक्ट्रॉन। तो अगर alpha प्रिंसिपल फॉलोड नहीं होगा तो 16 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ठीक है। तो alpha के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले किधर जाएगा, 19th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अगर फॉलो नहीं होगा तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले नहीं जाएगा, अब वहां क्या जाएगा, डी में जाएगा, क्योंकि ये थर्ड शेल, ये सेकंड शेल, ये फर्स्ट शेल, सेल वाइज जाएगा ना, ये सेकंड शेल में दो सब शेल, ये थर्ड शेल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आपका कितने हो गए, यहाँ तक कितने हो गए, दो दो चार, दो छह, 10, 10 और दो 12 और 6 18, 18 और फिर सारे इलेक्ट्रॉन यहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 9 हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो उसने बोला ऑफर रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ नहीं डालेंगे। तो उसने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे दी, ठीक है, 10 दो 12 और 6 18, ठीक है, सॉरी 18 और 6 8, 8 आएगा, ठीक है, ठीक है, 8 आएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो ये 8, तो यहाँ पे ये 8 आ जाएगा, 8 आ गया, ये
अब उसने बोला है कि 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अब देख लो यहाँ पे ये 18 हुए, इसी में जाएगा। यहाँ तक कितने हुए, 2 2 4 10 12 6 18। तो 19th इलेक्ट्रॉन के लिए अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, विल हैव। तो इसकी एन वैल्यू जो निकाल लो, 19th इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए, एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2, तो यही आएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें यहाँ पे कंसिडर द आयन, यहाँ पे 4 कैटायन है जिसमें आपको पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दीज आयंस। तो निकल में आयन जो आएंगे कॉन्फिगरेशन निकालोगे, 2 आएंगे, D8 कॉन्फिगरेशन आएगा। मैं तो डायरेक्ट लिख दूं, अगर आप देखिए तो इसको अगर हम देखें इस केस में डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, D8 3D8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, कोबाल्ट D7 आएगा 3D7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2 में 3D4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, आयरन 3 3D5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। आ गया आंसर, आ गया। तो सबसे ज्यादा 5, तो उसने बोला करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 2 3 4, तो ये 4 सबसे ज्यादा, फिर जो है आएगा 3, फिर जो है 2, फिर 1, तो बिल्कुल सीक्वेंस आएगा 1 2 3 4, यही आएगा। ठीक है, N+L रूल फुलफिल्ड हाफ फिल रूल, ये एटम के लिए एप्लीकेबल है, आयन के लिए नहीं है। आयन का कॉन्फ़िगरेशन जब निकालते हैं एटम से ही निकलता है। ठीक है, और एटम पे आयन पे कैसे निकाल दोगे जब हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या बताया था, हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन होगा तभी फुलफिल्ड हाफ फिल रूल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है 10th वन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कमिंग, ट्रांजिशन एलिमेंट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज n-1 d सबसेट इन प्रेफरेंस टू। तो डी जो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आज ही बताया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, एक्सेप्ट डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए सारे, आज ही बताया, एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी, मरकरी इनको छोड़ के। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज इन प्रेफरेंस टू, तो डी से पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, डी से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज इन दिस इन प्रेफरेंस टू, किसके प्रेफरेंस में पहले इसमें आएगा, 4s के बाद आता है डी में इलेक्ट्रॉन, और मतलब 4s ये मतलब ns से पहले आएगा। ठीक है, ns के बाद आएगा और np के पहले आएगा, इसमें आएगा n, ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू N+L रूल। तो वही पूछा गया, इन प्रेफरेंस टू मतलब किसके पहले, तो पहले तो p के होगा और किसके बाद, ns के बाद आएगा। क्लियर, नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें मेरे पास क्वेश्चन जो है 12th वन है। ठीक है, 12th वन में यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल कुड एक्सप्लेन द प्रेफरेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस एटम। तो वो फास्फोरस एटम में अगर हम कॉन्फिगरेशन देखें तो 15 होता है। ठीक है, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं p3 में, किसके अकॉर्डिंग है, एक ही हुंस रूल के अकॉर्डिंग, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है कि ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, हुंस रूल होगा जिसमें आप पे ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, नहीं तो अगर हम पेयरिंग करा देते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते। नेक्स्ट, मैक्सिमम एनर्जी प्रेजेंट इन एनी इलेक्ट्रॉन एट, मैक्सिमम एनर्जी न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये जैसे सेल होते हैं ना, तो न्यूक्लियस से जितना क्लोज आएंगे वो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और जितना दूर जाएंगे अट्रैक्शन कम होगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी।
तो न्यूक्लियस पे मिनिमम होगी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड एंड फाइनाइट डिस्टेंस, ये आएगा। जितना दूर जाएंगे उतनी एनर्जी कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी, न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम होगी। तो जो एनर्जी होगी वो इधर कम होगी, और न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, 14, 15, 16, 14 में देखिए क्वांटम नंबर्स गिवन है, प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेवल। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल दो। ये जो आपका हुआ, ये क्या हुआ, 4p, ये 4s, ये 3d, ये 3p। इनको अरेंज कर दो अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो यहाँ पे कोई एटम वगैरह नहीं दिया है, ध्यान रखेंगे। अगर एटम आएगा तो उसमें मैंने आपको बताया था n+ रूल 4s बाद में आता है। यहाँ एटम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप किस में जाएगा, 3p। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका लोअर एनर्जी लेवल पे जो आएगा वो 3p, फिर जो आएगा 4s, फिर 3d, फिर 4p, ये ऑर्डर आएगा। n+l रूल, ध्यान रखिए यहाँ कोई एटम नहीं गिवन है। एटम में जब आएगा तो न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे, ये इंटरचेंज हो जाते हैं, बताया था, राइट। नेक्स्ट 15 n की वैल्यू यहाँ पे, तो n3, तो l कितना हुआ, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें इस केस में lp हो गया, तो 3p m0, m0 मतलब इसमें कोई भी हो सकता है, -1, 0 एंड +1। तो आप डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, 2 के लिए नहीं आएगा, 2s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 2 आएगी। डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द 3 ऑर्बिटल, डिजनरेट ऑर्बिटल, हाँ कहीं हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात सही है। फिर डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द 5 डिजनरेट ऑर्बिटल, 5 तो d ऑर्बिटल सबशेल में होंगे। इट इज नॉट परमिसिबल, इट इज परमिसिबल, कहीं भी हो सकता है, तो आंसर आपका डी आएगा। क्लियर, बात समझ में आई। 13 में बता चुका हूं, अभी मैंने बताया था, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। नेक्स्ट 16 में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका डिमांड इफेक्ट ये बताया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ से कोई रिलेटेड नहीं है, तो आंसर आपका क्या आएगा, Q, R एंड P। क्लियर, ओके। तो आगे की मैं जो है डीपीपी और शेयर करूंगा, आप उसको कर लीजिएगा। अपने पास कितनी डीपीपी आ चुकी हैं, 6 तक आ चुकी हैं, 5 एंड 6 मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। और अभी जो है मैं 2 डीपीपी और भेजूंगा आपको, ठीक है, क्लियर, ओके। तो आज के लिए मैं मीटिंग को क्लोज करता हूँ। नोट्स आपको मंडे को दूंगा मैं, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स में नोट आपको मंडे को दूंगा, ठीक है। प्रिंटिंग पे गया है या मैं ऐसा करूंगा आपसे, मैं उसको शेयर कर लूंगा, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी उसकी शेयर करूंगा, ठीक है, ओके। हाँ, टेस्ट के लिए आप जो है जो थ्योरी को अच्छे से पढ़ें। आपका एडवांस का टेस्ट है, मेंस का टेस्ट है, एडवांस का टेस्ट है, मेंस का टेस्ट है, एडवांस का है। तो एडवांस के टेस्ट में थोड़ा सा आपका क्या होता है कि पेशेंस रख के काम करना है, और अननेसेसरी कुछ ये नहीं है कि आपको जो समझ में आता है बस उल्टा सीधा आंसर लगा दें, नेगेटिव से बचना होता है। जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं 100% श्योर हैं उन्हीं को ही अटेम्प्ट करें, ठीक है। और क्वेश्चंस को ज्यादा करें, जैसे अभी तो आपके पास कम है
आपका मैटर, तो आप अभी तो आप रट के कर लोगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। इसलिए मैं हर पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करने की बात करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो सिंगल चॉइस आए, डबल चॉइस मतलब मल्टीपल चॉइस आए, चाहे वो जो है आपका मतलब मैच द कॉलम हो, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आपको डेवलप हो जाएगी। अभी तो बच्चे हो, क्योंकि अभी आप स्कूल फॉर्मेट में पढ़ के आए हो, तो कंपटीशन का जो आपका टेम्परामेंट है वो धीरे धीरे डेवलप होगा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय। एफ ब्लॉक का शॉर्टकट आपका वीडियो लेक्चर देखें, उसमें गिवन है। ठीक है, क्लियर। एफ ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि, लेकिन फिर भी आप अगर उसको लर्न करना चाहते हैं तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया जो एलिमेंट आपको ग्रुप वाइज इंपॉर्टेंट है, और पीरियड में अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड तक आपको एलिमेंट पीरियड वाइज याद होने चाहिए। और एफ ब्लॉक का स्टार्टिंग और एंडिंग मालूम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का आपको लिखने को आए, लेकिन फिर भी अगर आप उसका निमोनिक्स देखना चाहते हैं तो आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके, ओके, थैंक यू। कुछ